देखिए, कल जो हम लोग की बात हुई थी उसमें हम लोगों ने जो शासन का स्वरूप था उसके समस्त स्तर पे बात कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब लास्ट 2 डेज में आपने देखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। ठीक है, अब हम लोग को क्या देखना है, इसका जो लास्ट टॉपिक था उसमें क्या था, शासन का उद्देश्य। तो शासन के उद्देश्य में एक एक करके देखते चलते हैं। पहला था समता प्राप्त कराना नागरिकों को ना। अब समता का तात्पर्य समानता से है, तो यहाँ पर कितने प्रकार के समानता की बात की जा रही है, यहाँ पर सामाजिक, आराम से बैठिए, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। ठीक है, तो यहाँ कोई बहुत विशेष समझाने लायक है नहीं, बस जो पॉइंट आप देख रहे हैं वही है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर लोगों में जो असमानता है उसको समाप्त करना, दूसरे शब्दों में कहें तो समानता प्राप्त कराना। ठीक है, दूसरे स्तर पर जब हम लोग बात कर रहे थे तो नागरिकों के लिए क्या था, स्वतंत्रता की बात की गई थी। अब यहाँ पर जब हम लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे तो स्वतंत्रता भी 5 स्तर पे था। पहला क्या था, विचार की स्वतंत्रता। अब ये विचार की स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, यानी विचार करने की स्वतंत्रता। विचार क्या है, विचार ये कहें हम तो आपकी मानसिक या हम कहें आंतरिक क्या है, प्रतिक्रिया है। जो कुछ भी आपके दिमाग में चलता रहता है, आपके अंदर चलता रहता है, आपके अंदर खौल रहा है, आप सोच सोच के या समझ के उत्साहित हो रहे हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, यही तो आपके विचार हैं। ठीक है, अब मानसिक या आंतरिक प्रतिक्रिया होने के बाद जरूरी है कि आप उसको क्या करिए, अभिव्यक्त करिए। अभिव्यक्त करने का तात्पर्य क्या है कि अब आप अपने विचारों को, जो आंतरिक प्रक्रिया थी उसको बाहर लाकर रखिए। ठीक है, सार्वजनिक रख सकते हैं, अपने कुछ विशेष जो आपके संबंधित लोग हैं उनके समक्ष ला के रख सकते हैं, बट ये जरूर है कि आपके मन में जो चल रहा है, आपके अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, उनको आप बाहर ला करके लोगों के बीच में रखते हैं। वही क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है। और आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर आपके विचारों की अभिव्यक्ति की बात कही जाती है तो ये जरूरी होता है कि इसको हम किस माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम बोलकर करते हैं, कभी कभी हम लिख कर करते हैं, और कभी कभी हम क्या होता है, कभी कभी हम कुछ कार्टून, ड्रॉ करके या कुछ इशारों के माध्यम से भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि आज के तनावपूर्ण जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के पास कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, अपने आंतरिक प्रक्रियाओं को बाहर उसके सामने प्रस्तुत कर सके। क्योंकि इतना तनावपूर्ण जीवन है, इतने तरह तरह की समस्याएं होती हैं कि यदि अगर आपके पास कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है तो एटलीस्ट आप जिन चीजों में उलझे होते हैं, जिन चीजों को लेकर के कुछ भविष्य का निर्णय बनाना चाहते हैं, या जिन चीजों को लेकर के आप समझ नहीं पाते कि क्या हमको रिएक्ट करना चाहिए, वो अंदर ही अंदर खोलने से बेहतर होता है किसी के साथ आपने क्या किया, उसको डिस्कस कर लिया, एक राय मशवरा भी हो जाता है। और बहुत सी बार जब अपनी बातें लोगों को सामने अभिव्यक्त कर देते हैं तो इसके पश्चात क्या होता है, आपका आंतरिक जो तनाव होता है ये क्या होता है, थोड़ा रिलीज हो जाता है। ठीक है, अंततः समस्याएं तो हर किसी को अपने आप से ही झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप किसी से उसको चर्चा कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्या होता है, अंदर से जो कहते हैं ना, मतलब जो अंदर ही अंदर आपको जो परेशान किए जा रहा है, जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रहा है, वो आपको थोड़ा सा क्या हो जाता है, उससे राहत मिलती है। ठीक है, तो जानते हैं आज के समय में क्या, लोगों के पास अनेक प्रकार की समस्याएं, बहुत सी समस्याएं लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं या तो गलत निर्णय ले लेते हैं,
डिप्रेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत बार आपने देखा लोग सुसाइड कर लेते हैं, आखिर कोई ना कोई तो कारण होता होगा सुसाइड करने का। अगर वो सुसाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या किसी के साथ उन्होंने शेयर किया? अगर शायद शेयर किए होते तो सामने वाला दो शब्द उनको समझा सकता था, उनकी मनोदशा को समझ करके उनके लिए वो माहौल तैयार कर सकता था कि किस प्रकार से वो उस मनोदशा से बाहर निकल सके। जिस बात को व्यक्तिगत स्तर पर किसी दूसरे के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, समाज में नहीं शेयर कर पा रहा था, हो सकता है वो बैकडोर से किसी तरह लोगों को उस चीज से अवगत करा करके उसके लिए वो रास्ता को ओपन कर देता। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे माध्यम खुलते हैं। तो जो व्यक्ति मुख्यतः नकारात्मक भावों से भरा पड़ा होता है, जहां पर तनाव ज्यादा है, डिप्रेशन की संभावना ज्यादा बन रही है, उसके गलत निर्णय लेने की संभावना ज्यादा बन रही है, ऐसे लोगों के लिए खास तौर से कहता हूं ऐसा मंच एक होना चाहिए उनके पास, ठीक है। इसके अलावा देखिए, अब ये तो बात रही अभिव्यक्त की, अब इसके बाद दूसरा ही तो है ना, ये पहला विचार था, दूसरा अभिव्यक्ति हो गया। अच्छा, विचार है, यहाँ बी पे हम पॉइंट बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये अभिव्यक्ति हो गया। अब अगर हम लोग तीसरे स्तर पे बात करें तो क्या है, फिर विश्वास की। ये सभी आपकी स्वतंत्रता बता रहा है। पहली स्वतंत्रता आपकी विचारों की है, दूसरी स्वतंत्रता आपकी अभिव्यक्ति की है, तीसरी स्वतंत्रता आपकी विश्वास की है। तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी भी प्रकार की विचारधारा में विश्वास करने के लिए। किसी भी प्रकार की विचारधारा में विश्वास करना, ये आपकी क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। आप जैसा तर्क सही समझते हैं, जैसे विचारों को सही समझते हैं, आप उसके साथ जा सकते हैं, उस पर कोई भी आपके लिए, क्योंकि हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं ना, संविधान की प्रस्तावना निर्देशिका था, हम ऐसा संविधान बनाएंगे जहां पर क्या होगा, विचारों की और अभिव्यक्ति की और विश्वास की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। और वहां पर भी मैंने बताया था जब आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रहा था कि समस्त प्रकार की जो आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ये आपके भौतिक और बौद्धिक विकास के लिए दिया गया। क्योंकि अगर आप स्वतंत्र नहीं होंगे चीजों पर अपने स्तर पर विचार करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, किसी प्रकार की विचारधारा पर विश्वास करने के लिए, तो ऐसे में आपका विकास जो है वो कुंठित हो जाएगा। आप केवल भेड़ चाल को फॉलो कर सकते हैं कि एक ने ऐसा किया, दूसरे ने ऐसा कहा, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार की विचारधारा को मानना, ये आपकी क्या है, उस पर विश्वास करना आपकी स्वतंत्रता है, ठीक है। आपको समाजवादी विचारधारा अच्छी लगती है, आप उसके साथ जाइए। आपको पूंजीवादी विचारधारा लगती है अच्छी, आप उसके साथ जाइए। आपको चारवाक दर्शन अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। आपको गांधीवाद का दर्शन अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। आपको अपना दर्शन अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। पड़ोसी दर्शन अच्छा लगता है, उसके साथ जाइए। मतलब जहां कहीं भी आपको अच्छा लग रहा है, जो आप कर सकते हो, अपने स्तर पे सही समझ सकते हो, आ जाइए आप। अब डी क्या है, विचार हो गया, इसके अलावा आपका अभिव्यक्ति हो गया, विश्वास हो गया। अब इसके बाद आपका क्या है, धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो धर्म की स्वतंत्रता भी है, प्रत्येक व्यक्ति को जो धर्म अच्छा लगता है उस धर्म को वो ग्रहण करने के लिए क्या है, वहां पर स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये तो संविधान के निर्माण के समय आपने देखा था, लेकिन फिर यही आर्टिकल 25 में आपने देखा कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकारने के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। लेकिन एक केस हो गया था जिसमें फिर ये स्पष्ट किया गया कि किसी पर दबाव के साथ या छल के साथ या किसी लोभ में ला करके उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्मांतरण के लिए किसी पर बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन सा केस था, फादर स्टाइनिस ना, कब का था, आप लोग जो खाना खाती है तो बोलती है तो मुझे ऑफिस से सुनाई देता है, क्लास में बोलती हैं तो मतलब आपस में सुन पाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसे बोलिए, धर्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या हो गया, ए आपका क्या हो गया, ए आपका हो गया सबसे पहले आप विचार करिए, बी हो गया अभिव्यक्त करिए, सी हो गया विश्वास करिए, फिर डी हो गया आप धर्म को मानिए। अब इसके बाद ई आपका क्या हो जाएगा, अब उसके पास आपका जो जब धर्म को मान रहे हैं तो प्रत्येक धर्म की जो उपासना और आचरण दोनों जो होते हैं उसकी भी आपको स्वतंत्रता हो, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, उपासना क्या है, ये एक प्रकार का सैद्धांतिक
पक्ष है। आचरण क्या है? व्यवहारिक पक्ष है। आप सिद्धांतों में जिन चीजों को धर्म से जोड़ करके चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये आपका क्या होता है? ये आपका उपासना हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आपको लगता है कि सुबह उठकर पूजा करना चाहिए, ये क्या है? उसकी उपासना है, सिद्धांत है, आदर्श है। लेकिन जब आप खुद जाते हैं और पूजा करते हैं, पूजा की जो प्रक्रियाएं हैं उसका अनुसरण करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है? व्यवहार हो जाता है। तो उपासना व आचरण, ठीक है, यानी उसके सिद्धांत, इसी से ले लेते हैं, उसके सिद्धांत और व्यवहार दोनों को ही मानने की आपकी स्वतंत्रता हो। कल्पना करके रखिएगा, एक्चुअल में पूरा संविधान आप लोग पढ़ लिए तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें हमारे पास हैं, लेकिन उद्देशिका प्रस्ताव के तहत ये चीजें रखी गई संविधान सभा के सामने कि आपको इस आधार पे संविधान का निर्माण करना है, तभी आपको आगे चलकर ये सब चीजें फिर मौलिक अधिकार के तहत मिला है। ठीक है, तो यहां पर स्वतंत्रता 5 प्रकार की थी। अब इसके बाद क्या था? इसके बाद था जो व्यक्ति है, व्यक्ति की गरिमा की बात की जा रही थी। पहले गरिमा से पहले वो कर लीजिए, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। तो प्रतिष्ठा का तात्पर्य किससे होता है? प्रतिष्ठा का तात्पर्य आप जानते हैं, मुख्य रूप से हम मानते हैं इसको सामाजिक कड़ी के रूप में। यानी प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? समाज में समान हम कहें हैसियत या कोई श्रेष्ठ या निम्न ना हो, सभी को एक समान क्या मिलना चाहिए? प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर हम अवसर की बात करते हैं, अवसर किस चीज का मिलता है आपको? आपको अवसर मिलता है आपको विकास करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए क्या होना चाहिए? समान अवसर मिलना चाहिए। कैसा विकास? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास प्लस आर्थिक विकास। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि प्रतिष्ठा व अवसर की भी समानता होनी चाहिए, यानी किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, किसी के हित में कोई विशेष कार्य ना हो। तो ऐसे में क्या होगा? सामाजिक स्तर पे सभी व्यक्ति एक समान होता है। जिस दिन मानव इस तरह से सोचना शुरू कर दिया कि जो रिक्शा वाला है, जो आईएएस अधिकारी है, दोनों एक समान हैं, उस दिन अपने आप में आप कह देंगे कि ये सिद्धांत जो है उसको व्यवहार में लागू किया जा रहा है। पर आप जानते हैं इसके लिए संविधान कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मानव को अपने सोच में बदलाव लाने की जरूरत पड़ेगी ना। और ये मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके पद के अनुसार नाप लिया जाता है। जैसे आप देखें कोई आईएएस ऑफिसर जा रहा है, आप कहेंगे गजब के चेहरे पे तेज है, उसका एटीट्यूड देखो, देखने से लग रहा है कितना जीनियस है। और वही उसके जस्ट अपोजिट कोई साइंटिस्ट जा रहा होगा और प्लस वो आपको बिल्कुल भिखारी जैसा दिखाई देगा, मतलब दीनहीन की अवस्था में होगा, कपड़े पे अच्छे नहीं पहना होगा, आपको कोई नहीं बताएगा। आप कहेंगे देखो, कोई कहेगा कि अरे बड़ा विद्वान आदमी का, खाक विद्वान है, उनका शकल सूरत से लग रहा है उनके पास कोई विद्वता होगी, उनकी दशा देखो जरा, न कपड़ा पहनने का ढंग है, न चलने का ढंग है, बड़ा विद्वान होंगे। तो जब आपको पता चलेगा अरे यही साइंटिस्ट हैं, तब आप कहेंगे ओ ये तो वास्तव में बड़ा विद्वान है। फिर आपकी क्या होगी? उसके प्रति मनोदशा जो है बदल जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा पे जब सवाल उठता है तो ये तो मानवीय व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये सब चीजें प्रयास में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई विभेद कर रहा है तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि सबको एक समान लोगों पर सोचने के लिए मजबूर करे। इसका मतलब किसी के साथ किसी भी तरह से, जैसे आपने देखा अस्पृश्यता का अंत करना था, अस्पृश्यता के अंत में आपने देखा ना कि किस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी कि नहीं हो रही थी। मतलब साथ में उठने बैठने ना दिया जाए, खाने पीने ना दिया जाए, मतलब गलत गलत शब्दों का प्रयोग करके संबोधित किया जाए। तो कहीं ना कहीं क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। अस्पृश्यता को समाप्त करके वहां पे क्या किया गया है? सामाजिक प्रतिष्ठा समान लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद फिर क्या है?
व्यक्ति की गरिमा। अब जब व्यक्ति की गरिमा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अवसर सुनिश्चित करें। किसकी जिम्मेदारी बनेगी? ये राज्य की जिम्मेदारी बनेगी, सरकार की जिम्मेदारी बनेगी। ठीक है। इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं एकता व अखंडता। जब हम एकता व अखंडता की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर हम एकता की बात करें तो एकता क्या है? एकता ये एक मनोवैज्ञानिक विचार है। इसका तात्पर्य क्या है? किसी चीज में एकता का भाव, ये एक मनोवैज्ञानिक सोच होती है। जैसे मान लेते हैं आप कहते हैं परिवार, जैसे ही परिवार शब्द का प्रयोग करते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से आप में एकता का जुड़ाव अपने आप में दिखाई देता है, भले ही परिवार के प्रत्येक सदस्य अपने आप में बिखरे हुए हो। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एकता जो है वो केवल और केवल मनोवैज्ञानिक स्तर पे एक सोच होता है। जब हम कहते हैं हम भारतीय हैं, तो हम भारतीय हैं कहने के साथ ही क्या होता है, अपने आप में क्या होता है, एक जुड़ाव हमको दिखाई देता है। ठीक है। जबकि जब हम अखंडता की बात करते हैं तो अखंडता क्या होता है, ये भू क्षेत्रफल की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं, जैसे भारत की हम लोग बात करते हैं कि भारत की एकता और अखंडता, तो एकता का मतलब हम भारतीय हैं, एक मनोवैज्ञानिक विचार हो गई जहां पर सभी एकीकरण होकर काम करेंगे। और जब हम अखंडता की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भारत के किसी भी एक छोटे से छोटे भूखंड को हम भारत से अलग नहीं होने देंगे। इसका तात्पर्य है कि भारत का जो पूरा क्षेत्र है उस क्षेत्रफल के 1 इंच में से भी कोई भी इंच में यहां से जाने नहीं देंगे। ये क्या है यहाँ का? ये अखंडता का बोध करा रहा है। ठीक है। तो एकता और अखंडता। ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना। और जब बंधुत्व की भावना करते हैं तो ये क्या है? ये एक प्रकार का सामाजिक सौहार्द है। सामाजिक सौहार्द इसका मतलब क्या है? भाईचारा। इसका मतलब आपसी मेल मिलाप। अब कहीं ना कहीं जो बंधुत्व का एक जो प्राथमिक विचार आता है, इसके पीछे जो इससे पहले आपने एकता का विचार लाके रखा, वो आधार बनता है। जब आप भारतीय होने के नाते एकता महसूस करेंगे तभी आपके अंदर क्या होगा? भाईचारा जो है वो पनपेगा, और तभी क्या होगा? सामाजिक सौहार्द होगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि चूंकि भारत है तो यहां पर क्या है? जाति, धर्म, क्षेत्रीय मूल आदि के आधार पर हमको क्या करना है? एकता को प्रदर्शित करना है, एकता को दर्शाना है, अर्थात विविधताओं में भी हमको एकता ढूंढ करके लाना है। ठीक है। और जैसे ही एकता होगा अपने आप क्या होगा? तो भाईचारा या सौहार्द या सामाजिक शांति, वो सारी चीजें क्या होंगी? अपने आप स्थापित हो जाएंगी। ठीक है। अब ये क्या था? आपका पूरा शासन का उद्देश्य था, जिसमें आप लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि किस प्रकार से जो है समता स्थापित करना है। समता स्थापित का तात्पर्य, वहां पर भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि यहां पर न्याय प्राप्त कराना ना, न्याय प्राप्त कराना था। ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पे क्या करना है? न्याय प्राप्त कराना है। और ध्यान रखिएगा, जब न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है? जो समता का सिद्धांत है, अगर हम न्याय स्थापित करना चले जाए तो अपने आप में भी समता स्थापित हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा फिर क्या था? स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता हो गया। इसके बाद फिर क्या है? स्वतंत्रता में आपने देखा विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, इसके अलावा फिर धर्म है और आचरण है। ठीक है। इसके बाद फिर आपने देखा कि
प्रतिष्ठा व अवसर में समानता स्थापित कराने की बात हो रही है। जब समानता स्थापित करने की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सभी एक समान होंगे। ठीक है, अब एक समान होंगे तो प्रतिष्ठा के आधार पर हम लोग बात कर लें कि अगर आप कहें कि कोई महिला है और कोई पुरुष है, प्रतिष्ठा के आधार पे आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि पुरुष से ज्यादा सम्मानित होगा, उसके ज्यादा बातें मानी जाएंगी, जैसे कि पुरुष प्रधान समाज में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को भी क्या करना है, समाप्त करना है। न्याय में भी आप देख सकते हैं कि न्याय में क्या है, जो मतलब जाति, धर्म या लिंग के अनुसार भेदभाव हो सकता है उसको हमको समाप्त कराना है। ठीक है, इसके अलावा व्यक्ति की गरिमा है, एकता व अखंडता है, और लास्ट में क्या है, भाईचारा है। तो इतनी चीजें हैं जो आपका क्या हो गया, शासन का उद्देश्य हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग बात करें इसमें, अब प्रस्तावना को लेकर के कुछ और महत्वपूर्ण बात, जैसे प्रस्तावना की कुछ आलोचना होती है। प्रस्तावना की आलोचना, इस प्रस्तावना की आलोचना में क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना की आलोचना में कहा जाता है, देखिए है क्या ना कि प्रस्तावना जो होता है वो न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। न्यायालय में अप्रवर्तनीय होने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि ये शब्द आप दो जगह बार बार सुने थे। एक मौलिक अधिकार को लेकर सुने कि न्यायालय में प्रवर्तनीय है, दूसरा आपने डीपीएसपी के दौरान पढ़ा कि न्यायालय में अप्रवर्तनीय है। और जब डीपीएसपी की बात कर रहे थे तो वहां स्पष्ट कर दिया गया था कि डीपीएसपी में जिन बातों को लेकर कहा गया है, अगर वो अधिकार आपको प्राप्त नहीं होते हैं तो आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसी प्रकार संविधान में जितनी भी बातें कही जा रही हैं, अगर वो आपको शासन में अभिलक्षित नहीं होता या अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं हो सकता, प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो अगर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, शासन में किसी भी प्रकार से प्रस्तावना को सत्य के साथ लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि वास्तव में ये जो प्रस्तावना है ये क्या है, ये दंत विहीन व्याघ्र है, अर्थात ये बिना दांत वाला शेर है। शेर तो है लेकिन इसके दांत नहीं है। ठीक है, ये आलोचना के रूप में कहा जाता है। इसके अलावा देखिए प्रस्तावना को लेकर कई स्टेटमेंट हैं। प्रस्तावना को लेकर स्टेटमेंट क्या है, जैसे के.एम. मुंशी, तो के मुंशी ने क्या बताया है, बताया जो प्रस्तावना है ये भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली, जिस तरह से जन्म कुंडली होता है, किसी भी बच्चे का भविष्य, वर्तमान, भूत सभी बता सकता है। मुख्य रूप से जन्म कुंडली के आधार पर भविष्य का निर्धारण किया जाता है। वैसे ही क्या है, हमारा भारत कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा, ये भारतीय राजनीति के जन्म कुंडली के रूप में प्रस्तावना उसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जैसे न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर, न्यायाधीश गजेंद्र गड़कर जो है, इन्होंने बताया कि ये सही है कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में अप्रवर्तनीय है और प्रस्तावना का उपयोग जो है शासन में बड़े स्तर पे नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके बावजूद प्रस्तावना जो है वो संविधान निर्माताओं के
मस्तिष्क को समझने की कुंजी है। इसका मतलब जो संविधान निर्माता लोग थे वो किस उद्देश्य के साथ संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, भारत कैसा होगा इसको लेकर के उनके क्या सपने थे, इसको समझने के लिए क्या है, ये कुंजी है। अब इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा होता है जहां संविधान की अस्पष्टता होती है, वहां पर संविधान उन उद्देश्य उन विचारों को प्रस्तावना संविधान के उन उद्देश्य उन विचारों को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर संविधान की व्याख्या की जा सकती है। तो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं कि संविधान में बहुत से विषय ऐसे हैं जो थोड़े उलझे हुए हैं, और आप जानते हैं कि न्यायालय को क्या है, उसकी व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। तो बहुत से बार न्यायालय जब उसका निर्णय लेना चाहता है, व्याख्या करना चाहता है, तो वो ये जानने का प्रयास करता है प्रस्तावना के माध्यम से कि जो संविधान निर्माता लोग थे वो किस दिशा में सोच रहे थे, किस तरह का विचार प्रस्तुत कर रहे थे, और उनके विचारों का, क्योंकि कुंजी मिल गया है, चाबी मिल गई है, तो जब उनके विचारों को समझ लेते हैं तो संविधान की व्याख्या करना भी थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे अल्लादी, कृष्णचारी अय्यर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया है कि प्रस्तावना जो है ये भारत के दीर्घकालिक सपनों का दर्शन कराता है, विचार प्रस्तुत करता है। इसका मतलब क्या है कि भारत का दीर्घकालिक विकास कैसा होगा, दीर्घकालिक भारत कैसा होगा, इसका दर्शन कहां से मिलता है हमको, इसका उद्देश्य कहां से दिखाई देता है हमको, ये हमको दिखाई देता है प्रस्तावना के माध्यम से। प्रस्तावना ही बता देता है कि हमारा संविधान कैसा होगा, और संविधान के माध्यम से हम ये देखना चाहते हैं हमारा भविष्य कैसा होगा। तो आप कह सकते हैं भारत के दीर्घकालिक सपनों का हमको दर्शन कराता है, विचार प्रस्तुत करता है, विश्वास दिलाता है, जो भी आप कह लीजिए। ठीक है। इसके अलावा एन.के. पालकी हैं, एन पालकी, इन्होंने क्या बताया है, तो इन्होंने जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र, जिस तरह से किसी का भी एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, उसके बारे में सारी बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, वैसे अगर किसी को भारत का पूरा संविधान पढ़ने का समय ना हो तो सिर्फ इसके प्रस्तावना को पढ़ ले तो एक प्रकार से उसके जो आदर्श हैं, जो उद्देश्य हैं, वो उसको स्वतः पता चल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक ठाकुर भार्गव दास, तो ठाकुर भार्गव दास ने क्या कहा है, इसको संविधान को, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, क्योंकि दो तरह से आत्मा का जिक्र हुआ है, एक आर्टिकल 32 को लेकर के भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, दूसरा प्रस्तावना को लेकर के भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए कि संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आप बताएंगे प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तब आप बताएंगे आर्टिकल 32, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार जो था। ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, पूरे स्टेटमेंट नहीं भी याद रहते हैं तो केवल कीवर्ड भी अगर आप पकड़ के चलेंगे तो भी हो जाएगा। जैसे जन्म कुंडली, जन्म कुंडली, के.एम.
मुंशी। ठीक है, किसका? भारतीय राजनीति का जन्म कुंडली कह दिया है। ठीक है, गजेंद्र गढ़कर, इन्होंने क्या बताया? संविधान सभा के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, संविधान सभा या संविधान निर्माताओं के, ठीक है, मस्तिष्क को समझने की कुंजी। इसके अलावा जो एन पालकी हैं, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने इसको परिचय पत्र बता दिया है। ठाकुर भार्गव दास हैं, इन्होंने क्या किया है? इसको आत्मा बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो अल्लादी कृष्णमचारी अय्यर हैं, इन्होंने क्या बताया? दीर्घकालिक सपनों का विचार। तो भारत का जो दीर्घकालिक सपनों का विचार है, उसका दर्शन हमको प्रस्तावना से मिलता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ और विषय निकल के आते हैं। तो दो विषय जो हमने कहा कि न्यायालय में अप्रवर्तनीय है, अर्थात न्यायालय में प्रस्तावना को लेकर के चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसके लिए क्या हो गया था? एक केस हो गया था, मदन गोपाल वर्सेस भारत संघ। मदन गोपाल वर्सेस भारत संघ, ये केस है 1957। और इसी के तहत क्या कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये न्यायालय में क्या है? अप्रवर्तनीय। ठीक है, तो एक केस तो यहां से देखना रहेगा जो निपटारा कर दिया कि न्यायालय में प्रस्तावना संबंधित कोई भी विषय जो होगा वो चुनौती नहीं दिया जा सकता। अब इसके बाद दूसरा सवाल ये उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? ध्यान समझिएगा, नहीं पढ़ रहा है क्या? नहीं, थोड़ी आई देती है। देखिए, तो क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्योंकि अगर यह संविधान का अंग होगा तभी क्या होगा? संविधान संशोधन होगा। तो प्रस्तावना संविधान का अंग है। अगर यह संविधान का अंग होगा तभी इसमें क्या हो सकता है? तभी इसमें संविधान संशोधन संभव है। अगर संविधान का अंग ही नहीं होगा तो फिर यहां पर संविधान संशोधन भी संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब यही सवाल उठ गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो इसको लेकर के क्या हो रहा है? जैसे एक केस हुआ बेरू वाड़ी केस 1960 का। इसके अलावा फिर एक और केस कौन सा हो गया था? बेरुवाड़ी केस ही 1960 का। और इसमें क्या बताया गया? जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग नहीं है। अगर संविधान का अंग ही नहीं है तो इसका सीधा साफ निकल के आ रहा है कि फिर इसमें संविधान संशोधन भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर संविधान का अंग नहीं है तो संविधान संशोधन भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ? आगे जो है केशवानंद भारती केस हो गया। केशवानंद भारती केस, अब ये जानते हैं 1973 का। और इसने अपने निर्णय में क्या कहा? तो इसने अपने निर्णय में कहा कि संविधान के अंग के रूप में प्रस्तावना है। इसका मतलब इसने प्रस्तावना को क्या किया? संविधान के अंग के रूप में स्वीकृति दे दी। अगर प्रस्तावना को संविधान के अंग के रूप में स्वीकृति दे दिया तो इसका मतलब क्या है? इस संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है। इसका मिनर्वा मिल्स केस भी था, उसमें भी क्या है? इस बात को माना गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे निष्कर्ष रूप में क्या निकल के आया? चूंकि एक बार ये कह दिया गया कि ये संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर हमारे प्रस्तावना में कभी संशोधन हुआ है? तो हाँ, जो आपने पूरी प्रस्तावना पढ़ा और उसमें जो आप शासन का स्वरूप देख रहे थे, उस शासन के स्वरूप में 3 शब्द ऐसे हैं जो बाद में ला करके जुड़े गए। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं तो देखिएगा। हुआ क्या? फिर 42वां
संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत अब आपके मूल रूप से 3 शब्द जोड़े गए, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण से 4 शब्द जोड़े गए। और यूपीएससी एक बार सवाल भी पूछ लिया था इस पे, तो उसने 4 शब्द को जो है वो राइट आंसर मान लिया था। और जो कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको 3 ही शब्द समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से जोड़े गए थे यहां पर? एक जोड़ा गया समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा जोड़ा गया अखंडता। मूल शब्द ये हैं जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए। लेकिन हुआ क्या, जब आप अखंडता को जो पढ़ते हैं तो ये क्या है? एकता और अखंडता। अब अगर आप अखंडता की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं तो और भी वाक्य में लाने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इसलिए क्या हुआ, जब एकता के साथ अखंडता को जोड़ा गया तो उसके लिए और को भी प्रस्तावना मिलाकर जोड़ा गया। तो इस तरह से अब 4 शब्द क्या हो गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये इसके क्रम में नहीं बता रहे हैं। पहला शब्द समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा और चौथा अखंडता। ये 4 नए शब्द हैं जो बाद में जाकर के प्रस्तावना में जोड़े गए। ठीक है, प्रस्तावना से संबंधित सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना अगर कहीं होती है तो यही होती है कि प्रस्तावना के बारे में जो सवाल आएगा उसमें उसके शासन के स्वरूप जो 5 शब्द हैं उसको पूछ लेगा। उसमें भी पूछेगा कौन सा मूल संविधान में था, और पूछ सकता है कि कौन बाद में जोड़ा गया। ले देकर बात तो एक ही हुई। इसका मतलब पूरे प्रस्तावना में क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो कहां से होगी? ये 4 शब्द 1976 बाद में जोड़े गए, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सब मूल संविधान में था, तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मूल संविधान और बाद में जोड़े गए। ठीक है, इसके अलावा स्टेटमेंट वगैरह पर भी आप ध्यान देंगे कि किसने क्या स्टेटमेंट के रूप में बात कही है, क्योंकि कहीं कहीं कई बार वो पूछ लिया जाता है कि जैसे प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, प्रस्तावना को भारतीय राजनीतिक की जनकुंडली किसने कहा है, या इस तरह से जितने भी प्रकार के स्टेटमेंट आपने देखे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे प्रस्तावना जो है वो आपका समाप्त होता है। ठीक, एनी प्रॉब्लम? चलिए इसमें खत्म करते हैं हम लोग।